हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे लाडलो। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल। अपनी जो प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चल रही है उसकी श्रृंखला का सेशन नंबर 11 शुरू हो चुका है। तो आप सभी बिल्कुल सभी जुड़ जाइएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है ये रामबाण साबित होगी। तो चलिएगा, साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यहां से पहला फैक्ट तो यह बन गया कि मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है। आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सीधा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। मानव में आंख का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। दूसरी बात, मानव का नेत्र उत्तल लेंस की भांति काम करता है। मानव का जो नेत्र है वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। जिस प्रकार उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है ऐसा ही मानव नेत्र में बनता है। तो काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और काल्पनिक एवं सीधा, या जिसको आभासी एवं सीधा कहते हैं, वो अवतल लेंस में बनता है। अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी एवं सीधा बनता है। अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बनता है काल्पनिक एवं सीधा। और यदि मैं बात करूं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण, उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है और आंख उत्तल लेंस की भांति होती है। न्यूटन के तीसरे नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, आघूर्णों का नियम, ऊर्जा का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए? न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम दिए गए। जड़त्व का नियम प्रथम नियम है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरे नियम को स्वयं संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे नियम को स्वयं संरक्षण का नियम, दूसरे नियम को स्वयं संरक्षण का नियम कहते हैं। और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना, जड़त्व का नियम, उससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। ऋजु रेखीय संचरण का मतलब है सीधा, यानी 180 डिग्री का मामला। परावर्तन, किसी भी वस्तु जो हमें दिखाई देती है वो परावर्तन के कारण दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किसी भी वस्तु का चमकना। परावर्तन के कारण तो दिखाई देना, कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो वो परावर्तन के कारण दे रही है। कोई भी वस्तु चमक रही है, जैसे हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, मर्ग तृष्णा का दिखाई देना, ये सारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देना अपवर्तन पर आधारित है। जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में रखे हुए नींबू का फूला हुआ दिखाई देना, आग की दूसरी तरफ रखी हुई वस्तु का झिलमिला हुआ दिखाई देना, पानी से भरे हुए किसी टब या टांके का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यह अपवर्तन पर आधारित है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में छोड़ी जाने वाली गैस, पेड़ पौधों में भोजन बनाने में उपयोगी गैस, आग बुझाने में सहायक गैस। ऑक्सीजन की मैं बात करूं, जीव जंतुओं द्वारा श्वसन में ली जाने वाली गैस, पेड़ पौधों द्वारा श्वसन में ली जाने वाली गैस, आग जलाने में सहायक गैस। और गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस पूछे तो हीलियम, और सबसे हल्की गैस भी पूछे तो हीलियम, सबसे हल्की गैस भी पूछे तो भी हीलियम। और वायुयान के टायरों में गैस भरी जाने वाली पूछे तो नाइट्रोजन और हीलियम दोनों ही राइट है। एक अंतरिक्ष यात्री को चांद पर से दोपहर के वक्त चांद का आकाश कैसा दिखाई देगा? सफेद, नीला, काला, लाल। यानी अपन को चांद को छोड़ो, पृथ्वी से यदि बात करें
तो आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला दिखाई किसके कारण देता है? आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग जो नीला है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन किसके कारण होता है? वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण प्रकीर्णन की घटना घटित होती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल है नहीं तो प्रकीर्णन होगा नहीं, प्रकीर्णन होगा नहीं तो नीला दिखाई देगा नहीं। जब नीला दिखाई नहीं देगा तो कैसा दिखाई देगा? काला। यानी चंद्रमा पर उपस्थित किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्यूज तार में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। भाई फ्यूज तार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत परिपथ को मजबूत बनाने के लिए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, या अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। तो देखो, एसी को डीसी में परिवर्तित, यानी एसी को डीसी में परिवर्तित तो कौन करता है? एसी को डीसी में तो वो तो करता है रेक्टिफायर। कौन करता है? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कौन करता है? तो करता है इन्वर्टर। डीसी को ईसी में कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टर है, एसी को डीसी में करने वाला रेक्टिफायर है। और फ्यूज तार क्यों लगाते हैं? क्योंकि घरों में शॉर्ट सर्किट से बचा जाए। जब विद्युत का अधिक लोड आता है तो कीमती उपकरण न जलने की बजाय वो तार जल जाता है, जैसे घर में लाइट का कनेक्शन कट जाता है और होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। यानी अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ से गुजरने से रोकता है। हाई वोल्टेज को रोकने में काम करता है कौन? फ्यूज तार। आप मुझे अब कमेंट करके बताओगे फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? किन किन से मिलकर फ्यूज तार का निर्माण किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। फ्यूज तार का निर्माण किस किस से बनकर होता है, किस किस से मिलकर बना होता है? रेगिस्तान में बादल निम्नलिखित किसके कारण नहीं बरसते हैं? यानी रेगिस्तान में थोड़ी बरसात की समस्या है, इसलिए तो रेगिस्तान बना है। तो न्यून दाब, उच्च वायु वेग, न्यून आर्द्रता, न्यून तापक्रम। तो न्यून आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती है। आर्द्रता नहीं होने के कारण दाब नहीं बनता है, ताप नहीं बनता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण बादल बरसते नहीं हैं और ऊपर से उमड़ घुमड़ करके घूमते रहते हैं। एक नाव जिसमें पत्थर भरे हैं, वाह वाह क्या बात है, एक टैंक में तैर रही है। यदि पत्थरों को पानी में खाली कर दिया जाए तो टैंक में पानी का स्तर होगा। अब क्या कह रहा है? टैंक के अंदर पानी का स्तर, तो टैंक में पानी का स्तर क्या होगा? एक नाव में पत्थर भरे हैं और यानी ये कोई टैंक है पानी से भरा हुआ और इसके अंदर ये नाव है, माना ये नाव इसके अंदर तैर रही है और इसके अंदर पत्थर भरे हुए हैं। अब पत्थरों को क्या कर रहा है? वो पानी के अंदर खाली कर रहा है। पत्थरों को पानी के अंदर खाली कर रहा है तो टैंक में पानी का स्तर क्या होगा? तो टैंक के अंदर पानी का स्तर बढ़ेगा। पत्थर आएंगे तो टैंक में पानी का स्तर बढ़ेगा, यानी टैंक में पानी का स्तर क्या करेगा? चढ़ेगा। क्या करेगा? चढ़ेगा। सबसे महंगी धातु है यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनम, स्वर्ण। सबसे महंगी धातु कौन सी है? यहां से एक इंपॉर्टेंट आप याद रखना, सोने की मैं बात करूं, सोने, स्वर्ण यानी सोना, सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? सोने की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है, ये आपको बताना है। सोने की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है? सबसे महंगी धातु पूछे तो प्लेटिनम है। प्लेटिनम को ही सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सोना। सफेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। और यूरेनियम की मैं बात करूं तो यूरेनियम, थोरियम एक प्रकार के रेडियो सक्रिय तत्व है और यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम 235 का परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका वेग अधिकतम है? हवा का, जलधारा का, ध्वनि का, प्रकाश का। तो सर्वाधिक वेग किसका है भाई? हवा का है, जलधारा का है, ध्वनि का है, प्रकाश का है। ध्वनि। अब देखो पहले ध्वनि और प्रकाश का बड़ा शानदार, मैं यहां से आपको क्वेश्चन बना के देता हूं। ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? पूछ लेना।
ध्वनि खुद की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोसों में। किसमें होती है? ठोस में। और ये पूछ लेने ध्वनि की चाल हवा के अंदर कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और पूछे प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? प्रकाश की सर्वाधिक चाल प्रकाश की निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। और पूछे कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और यहां क्वेश्चन है सबसे ज्यादा चाल किसकी है निम्न में से? तो प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक बीमार व्यक्ति का ताप 102 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान कितना होगा? तो आप देखो, यानी आप याद रखना है, फॉर्मूला बनेगा C माइनस 0/5 बराबर F माइनस 32/9। यानी जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की तुलना करनी हो, फॉर्मूला कैसे बना कि C का मतलब है जो माप सेल्सियस में दिया हुआ है, 0 डिग्री, किसी भी वस्तु का हिमांक 0 डिग्री होता है और किसी भी वस्तु का गलनांक, किसी भी वस्तु का कथनांक होता है वो 100 होता है। और F जो फ़ारेनहाइट 32 किसी भी वस्तु का हिमांक है, और 180 जो डिग्री होता है वो किसी भी वस्तु का 180 डिग्री फ़ारेनहाइट कथनांक होता है। जब 180 और 100 को काटा आपने तो 5 और 9 आया, इसलिए ये 5 और 9 बन गए। अब अपन को फ़ारेनहाइट का मान दे दे तो C का मान निकाल ले, और अपन को फ़ारेनहाइट दे रखा है तो C माइनस 0 यानी C, तो C/5 बराबर F कितना दे रखा है? 102 माइनस 32/9। तो C/5, 102 में से 32 गया तो 70/9। C का मान निकालना है तो ये 70/9 और इंटू क्या करना है? 5। 70/9 इंटू 5 करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके आएगा 38.9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 38.9 डिग्री सेल्सियस। 9 डिग्री सेल्सियस, ये C का मान आपके सामने आ गया। इसको सॉल्व करने पर ये मान आएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वैसे आप चाहो तो मैं आपको चारों का लिखा दूं। C माइनस 0/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R माइनस 0/4 बराबर K माइनस 273/5। ये इनमें से किसी एक का मान दे दे, दूसरे का पूछ ले, तो इनमें आप तुलना करके किसी का भी मान निकाल सकते हो। निम्न में से किन तरंगों का निर्वात के माध्यम में संचरित नहीं होती है? निर्वात में कौन संचरित नहीं होती है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय। तो निर्वात के अंदर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। सबसे पहले तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37.15 या 37 डिग्री होता है। अब केल्विन के तापमान पर मानव शरीर का सामान्य तापमान, अब अपने तुलना करनी है सेल्सियस और केल्विन। तो K माइनस 273/5 बराबर C माइनस 0/5। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। K माइनस 273 और C अपन को सामान्य तापमान कह रखा है 37 माइनस 0 यानी कितना आ गया? 37। तो K का मान कैसे निकलेगा? K बराबर 37 प्लस 273। 37 प्लस 273 करोगे तो कितना आ जाएगा? 310, लगभग 310 केल्विन आ जाएगा। कितना आएगा? 310। यानी वैसे 37.15 होता है, इसलिए 310.15 मानो या 310 आएगा। तो इस प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इस फॉर्मूले के माध्यम से हो जाएगा। जो दे रखा है, जैसे इसमें शरीर का सामान्य तापमान 37 का, तो C की जगह 37 लिख दिया और K अपने आप निकल गया। क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको कहा था किसी भी दो की तुलना पूछे तो दोनों का, केल्विन और फ़ारेनहाइट का पूछे तो इन दोनों फॉर्मूलों को, सेल्सियस और केल्विन का पूछे तो इन दोनों फॉर्मूलों को। इसमें जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की तुलना की तो अपन ने ये फॉर्मूला उठा लिया, और इन प्रश्न में अपने केल्विन और सेल्सियस की तुलना की तो आप और फॉर्मूला उठा लियो। प्रश्न होना होता ही है। चलो, निम्नलिखित में से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एडमस एप्पल के नाम से परिचित है? अधिवर्कक, पीयूष, आउटू, थाइमस। अधिवर्कक या जिसको कहते हैं एड्रिनल, जिसको क्या कहते हैं? एड्रिनल।
और एड्रिनल को कहा जाता है आपातकालीन। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? आपातकालीन ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि। पीयूष की मैं बात करूं तो शरीर की सबसे छोटी आउटू ग्रंथि थायराइड को कहा जाता है। किसको? थायराइड को, जो आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है, जो आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है। और एडमस एप्पल ग्रंथि किसे कहते हैं? थाइमस ग्रंथि को कहते हैं, जो छाती में पाई जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे विलुप्त होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंसों का उपयोग इनमें से किसके सुधार के लिए किया जाता है? दृष्टि वैषम्यता, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि संपन्न व्यक्ति के लिए, या मोतियाबिंद के लिए, या दूरदृष्टि संपन्न के लिए। उत्तल लेंस का तो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद रखना है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष, किसके लिए? दूरदृष्टि दोष। और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? निकट दृष्टि दोष। किसके लिए भाई? निकट दृष्टि दोष। सर याद कैसे रखेंगे? अवतल में कितने अक्षर? 4, निकट में कितने? 3। तो 4 का जोड़ा किससे? 3 से। उत्तल में कितना? 3, दूर में कितने? 2। तो 3 का जोड़ा 2 से और 4 का जोड़ा 3 से। इस प्रकार याद रखोगे तो आपका कंफ्यूज कभी नहीं होएगा। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की बात हो रही है तो उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोगी है, और निकट दृष्टि के लिए पूछे तो अवतल लेंस, और दृष्टि वैषम्यता के लिए पूछे तो बेलनाकार लेंस। कैसा? बेलनाकार लेंस। चलिएगा ये थे अपने साइंस के क्वेश्चन। आगे आपको पंकज सर करवाएंगे जीके के क्वेश्चन। तो चलिएगा हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर जीके का पोर्शन हमें करते हैं। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है ना, उसकी नियुक्ति वर्तमान में कौन करता है? तो चलो सबसे पहले इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर करते हैं। चलो पहले ही बात करते हैं, पहला उपाध्यक्ष कौन था? पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो लिख दो अरविंद पनगाड़िया। ठीक है ना? चलेगा। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? लिख दो सुमन बेरी। चलो फिर बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और मोदी जी है। कौन है भैया? मोदी जी है। ये चीज आपने को ध्यान रखनी है। चलो फिर बात करते हैं नीति आयोग। लिख दो 1 जनवरी 2015। पहले नाम क्या था? योजना आयोग। चलो फिर कुछ और क्वेश्चन है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 पर। और उपराष्ट्रपति ये चीज ध्यान रखनी है। उपराष्ट्रपति चलो सबसे पहले लिख दो कौन सा? अनुच्छेद 63। फिर बात करते हैं, ये सारा हमने ऑप्शन है ना थोड़ा गलत कर दिया। चलो फिर हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है ना? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट। वैसे प्रधानमंत्री अनुच्छेद लिखना चाहो, अनुच्छेद 74। चलो नेक्स्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व किस देश से क्या लिया गया है। चीजें ध्यान अपने को रखनी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। इंग्लैंड से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। ठीक है। क्या मूल कर्तव्य? रूस से, ठीक है ना, अमेरिका से और फ्रांस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। फ्रांस से क्या लिया है? लिख दो शांति, क्षमता और बंधुत्व जैसे शब्द है ना, वो कहां से लिए? फ्रांस की राज्य क्रांति से लिए। फ्रांस की राज्य क्रांति से लिए। इंग्लैंड की राजधानी क्या है?
साथ साथ में लिखते जाओ ब्रिटेन। ब्रिटेन दूसरा दोनों नाम है, और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन। नदी कौन सी है? थेम्स या टेम्स नदी। फिर अमेरिका वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी। रूस, रूस की राजधानी क्या है? मास्को। मास्को। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? शीन नदी के किनारे। शीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना साथियों? चलो नेक्स्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जादू टोना तंत्र मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? जादू टोना तंत्र मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद 10 मंडल, 10 मंडल। चलो 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र, 10,600 मंत्र। ठीक है ना? चलो और बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, प्राचीन व प्रथम वेद। प्राचीन व प्रथम वेद। ये बात हो गई ऋग्वेद की। चलो फिर बात करते हैं शाम। शाम लिख दो गायन। गायन मंडल है, गायन मंडल। और बात करें कि प्राचीन भारत का संगीत ग्रंथ है। प्राचीन भारत का संगीत ग्रंथ है। प्राचीन भारत का संगीत ग्रंथ है। ठीक है ना? चलो यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिख दो याज्ञिक, याज्ञिक अनुष्ठान व कर्मकांड, व कर्मकांड। अथर्ववेद। अथर्ववेद में याद रखना, अथर्ववेद में पुत्री को नरेटा कहा है। और अथर्ववेद की बात सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे नया वेद, सबसे नया वेद। ठीक है ना? फिर बात करते हैं टिड्डी। टिड्डी से बचने का मंत्र। टिड्डी से बचने का मंत्र किसमें है? अथर्ववेद में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा अथर्ववेद। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो चीजें याद रखना। विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहां पर की थी? कोलकाता में की थी। कोलकाता में की थी। ये चीजें ध्यान रखना, कोलकाता में की थी। फिर बात करते हैं राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर बात करते हैं कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है ना? दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना कहां पर की थी? बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बात करते हैं महावीर स्वामी की। बात करते हैं महावीर स्वामी की। लिख दो जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन थे भैया? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। फिर बात करते हैं 24वें व अंतिम तीर्थंकर, व अंतिम तीर्थंकर। ठीक है ना? बात करें प्रथम था ऋषभ देव। ऋषभ देव ये था प्रथम तीर्थंकर। बात करें 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ की बात करें एकमात्र महिला तीर्थंकर, एकमात्र महिला तीर्थंकर। फिर बात करते हैं 23वां। फिर बात करते हैं 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने क्या किया था? चातुर्याम सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? चातुर्याम सिद्धांत दिया था। ठीक है ना? चातुर्याम सिद्धांत दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? दो दयानंद सरस्वती ने क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? बात करते हैं 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण हुआ था। फिर देखो सबसे महत्वपूर्ण 1686, 1917 और चलो 1686 में क्या हुई थी? इंग्लैंड में क्रांति। बात करते हैं 1917 रूसी क्रांति। रूसी क्रांति। बात करें यहाँ फ्रांस क्रांति, फ्रांस की क्रांति।
तो 1871 में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? चलो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, लिख दो आधुनिक, लिख दो आधुनिक भूगोल के जनक है। इरेटोस्थनीज, लिख दो ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया। फिर बात करें मार्टिन बेहम, लिख दो विश्व ग्लोब का निर्माण किया, निर्माण किया, ठीक है ना। तो हिकेटियस विश्व भूगोल का जनक हिकेटियस को मानते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? चलो एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, उत्पादन, विटिकल्चर अंगूर, अंगूर पालन, अंगूर पालन। तो सेरिकल्चर क्या कहलाती है? रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा उपनाम गलत है? कौन सा उपनाम गलत है? चलो बात की सूती वस्त्रों की नगरी मुंबई को कहते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर लखनऊ, लखनऊ को नहीं कहते हैं। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को कहते हैं। और भारत का बोल्टन अहमदाबाद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ये चीज का ध्यान रखना। चलो नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई के अंदर क्या है? शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता और चेन्नई, कोलकाता में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। फिर बात करते हैं कोलकाता सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर नई दिल्ली के अंदर क्या है? नई दिल्ली के अंदर लिख दो कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? चलो बात करते हैं आनंदीबेन पटेल। चलो बिल्कुल सही बात है। मंगू भाई चंद्रलाल एमपी के राज्यपाल, एमपी के राज्यपाल है। और आचार्य देव पटेल याद रखना गुजरात के राज्यपाल। कलराज मिश्र राजस्थान के, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 26, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, ये जो शिवराज सिंह चौहान है ना, ये पूर्व एमपी के पूर्व सीएम थे, ठीक है ना। वर्तमान में मोहन यादव जी है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो शिवराज सिंह चौहान है उसकी जगह क्या सही होगा? मोहन, ठीक है ना। भूपेंद्र पटेल कहाँ के भैया? गुजरात के सीएम है। और भजन लाल जी हमारे राजस्थान के सीएम है। तो ऑप्शन नंबर याद रखना एमपी के लिख दो, कौन है? मोहन यादव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना था? भारत का प्रथम है मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम लिख दो, प्रथम उपराष्ट्रपति
प्रथम उपराष्ट्रपति वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, लो पुरुष, लो पुरुष। प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री। अब्दुल कलाम प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता व बापू। वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, लौह पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। चलो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आयरन लेडी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इनका समाधि स्थल, समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति घाट, शक्ति घाट कहलाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? चलो कजरी उत्तराखंड का, झारखंड का छऊ, झारखंड का छऊ, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। झारखंड का छऊ, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ लिख दो धान की डलिया, धान की डलिया, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। झूमर कौन सा है? झूमर। तो घूमर कहाँ का है? घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, पंजाब का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का, गुजरात का। और कौन सा है? डांडिया, डांडिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, उनकी नदियां और महात्मा गांधी जी की, ठीक है ना। चलो चलो फिर बात करते हैं, चलो कुछ सप्त सिंधु प्रदेश की नदियों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज व सरस्वती, सरस्वती, ठीक है ना। चलो महात्मा गांधी जी की कुछ बात करते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। इसके साथ में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जयंती। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता बापू, बापू। इनको अर्धनंगा फकीर, इनको अर्धनंगा फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। ठीक है साथियों, फिर इनकी हत्या नाथुराम गोडसे द्वारा, नाथुराम गोडसे द्वारा हत्या, हत्या कर देगी, ठीक है साथियों। चलो चलो ये अगला पोर्शन है, आपको हमारे प्यारे KR जानी सर करेंगे। तो चलिएगा चलते हैं, मैथ के अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? यानी क्या कह रहा है कि 3 गुनी, माना 100 रुपए थे तो धनराशि कितनी हो गई? धनराशि 300 रुपए हो गई 3 गुनी। तो 100 से 300 हुई तो ब्याज कितना हुआ? तो ब्याज
200 रुपए। 200 रुपए ब्याज बढ़ा है कितने वर्षों से? 5 वर्षों से। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना बढ़ेगा? 5 का जब भाग देंगे तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज दर ज्ञात करनी है इंटू 100। तो यानी प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? तो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज बनेगा 5 का भाग 200 के अंदर 40 बार। अब ये कह रहा है दर कितनी है, यानी 100 रुपए के अंदर प्रत्येक वर्ष 100 रुपए के ऊपर प्रति वर्ष कितना ब्याज बन रहा है? 40 रुपए ब्याज बन रहा है। तो वार्षिक दर कितनी है? 40। अर्थात 100 रुपए उधार दिए, 3 गुना हो गई, 5 वर्षों में 300 हो गई, ब्याज कितना बना? 200। 200 ब्याज 5 वर्षों में बना तो पर वर्ष ब्याज कितना बना? 40 रुपए। अब उधार 100 ही दिए, 100 के ऊपर ब्याज बना, यानी 100 के ऊपर बढ़ने वाला ब्याज परसेंटेज वही वार्षिक दर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 40%। चलिएगा, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, लेकिन उसके पुत्र की मदद से वो उस काम को 3 दिन में कर सकता है। सिर्फ उसका पुत्र वो काम करे तो कितने दिन में होगा? यानी यहाँ पहले तो वो आदमी अकेला काम कर रहा है, आदमी अकेला जब काम कर रहा है तो 5 दिन में कर रहा है। बाद में आदमी अपने पुत्र की सहायता से, यानी आदमी और पुत्र दोनों मिलकर अब जो काम कर रहे हैं वो 3 दिन में कर रहे हैं। इन दोनों का लसब कितना आएगा? 15। 5 का भाग 3 बार और 3 का भाग कितनी बार? 5 बार। यानी यह है कुल दिन। कुल काम यदि 15 है तो आदमी की कार्य क्षमता 3 है, आदमी और पुत्र की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। तो अकेले आदमी की 3 है, दोनों की मिलके 5 है, तो अकेले पुत्र की कार्य क्षमता कितनी है? अकेले पुत्र की कार्य क्षमता कितनी है? दोनों की मिलाकर तो कितनी है? 5 है। अकेले पिता की 3 है, तो अकेले पुत्र की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। तो अकेला पुत्र कितने समय में काम करेगा? तो कुल काम 15 है और पुत्र की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। 15 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 7.5 दिन। कितना आंसर आएगा? 7.5 दिन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 48, 52 का मसब क्या होगा? यानी मसब ज्ञात करना है। यानी यह बात हो रही है मसब होती क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा जाए, दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा जाए। ये इसकी डेफिनेट होती है, एचसीएफ की मसब की परिभाषा होती है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शनल कर सकते हो, चाहो तो विधिवत तरीके से। आप ऑप्शन से सोचो कि 8 का भाग 40 में जाता, 48 में जाता, लेकिन 52 में नहीं जाता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यदि 13 की बात करूं, 13 का भाग 52 में जाता लेकिन 48 और 40 में नहीं जाता, नहीं हो सकता। एक हो सकता है, लेकिन एक से पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। 4 का भाग 40 में जाता, 48 में जाता और 52 में भी जाता है। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा, जो मसब होगा, वो कितना होगा? 4 होगा। नहीं तो आप विधिवत तरीके से करना चाहो तो गुणनखंड कीजिए। इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, ऐसे 40 का कर सकते हो, 48 का कर सकते हो, 52 का कर सकते हो। इस प्रकार जब 40 का करोगे तो 2 का भाग दोगे 20, 20 में 2 का दोगे 10, 10 में 2 का दोगे 5, 5 में 5 का दोगे 1। फिर बात करूं 48, 48 में 2 का दोगे 24, 24 में 2 का दोगे 12, 12 में 2 का दोगे 6, 6 में 2 का दोगे तो 3। और फिर बात करें 52, 52 के अंदर 2 का दोगे 26, 26 में 2 का दोगे 13, 13 में 13 का दोगा तो 1। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करना है, तो वो संख्या लेनी है जो कम से कम हो और सभी में मौजूद हो। इसमें 3 बार 2 है, इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार 2 तो सभी के अंदर मौजूद है। 2 बार 2 सभी के अंदर मौजूद है, यानी क्या आ गया? 2 इंटू 2, तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ 4 आ गया। इसमें 3 बार है लेकिन इसमें 2 बार ही है, इसमें 4 बार है तो कम से कम 2 बार तो है। इसमें 13 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है, इसमें 3 है, इन दोनों में नहीं है। तो सभी में मौजूद हो और कम से कम मौजूद हो तो सिर्फ 2 बार 2 इंटू 2 किया तो कितना आया? 4। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप बाई ऑप्शनल करोगे तो आपके समय की बचत भी होगी। चलिएगा, माता की
माता की उम्र का उनकी दो पुत्रियों की उम्र के योग के बीच का भेद 6 है, दो पुत्रियों की औसत उम्र 22 है, तो माता की उम्र क्या होगी? अब देखिए, बड़ा लेजेंड क्वेश्चन है। पुत्रियों की औसत आयु पुत्रियां कितनी हैं? 2, तो पुत्रियों की कुल आयु कितनी बनेगी भाई? पुत्रियों की कुल आयु औसत आयु 22 इंटू संख्या कितनी? 2 पुत्रियां, तो पुत्रियों की कुल आयु कितनी है? 44 है। अब क्या कह रही है? माता की उम्र उनकी पुत्रियों से 6 वर्ष का फर्क है। या तो माता की उम्र इन दोनों के योग से 6 वर्ष कम है या 6 वर्ष ज्यादा है। आप देखोगे बाई ऑप्शन में, या तो 44 के अंदर 6 जोड़िएगा, 44 के अंदर 6 जोड़िएगा, 44 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 50, और या 44 में से 6 को माइनस कर दीजिएगा, 44 में से 6 को माइनस करोगे तो 38। इन दोनों में से जो क्वेश्चन में है वो एकदम राइट है, तो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 50, क्योंकि इसमें न तो का है कम है न का है ज्यादा है, फर्क है। पुत्रियों की आयु के योग से माता की उम्र का फर्क 6 वर्ष है, ज्यादा कम ऑप्शन दोनों में से एक होगा। तो इसका मतलब मां की उम्र इन दो पुत्रियों की आयु के योग से अधिक है, अर्थात 50 है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है 100 इंटू 0.2 प्लस, यानी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 100 इंटू 0.2 प्लस 0.01 इंटू 1000 प्लस 110। अब 100 को 0.2 से गुणा करोगे तो इसका मान आएगा 20। कितना आएगा? 20 आएगा। और 0.1 को आप जब 1000 से गुणा करोगे, 0.1 यानी 1000 को किससे गुणा करना है? 1000 को जब 1 से गुणा करोगे, फिर 2 संख्या छोड़ के जब आप पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट यहां आएगा, अर्थात इसका मान आएगा 20, इस पूरे का मान आएगा 10 और पीछे है 110। तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 110 140। इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। अब आप ध्यान कैसे रखोगे? जैसे यहाँ 0.5 होता तो 50 हो जाता है, इसका मतलब ये है 0.1 का मतलब है इसका 10 का 5वां भाग, यानी 10 में से 2, 10 में से 2, तो 100 में से कितने हुए? 20। और 1000 का आप करोगे 1 से गुणा करोगे, सेम 1000 आएगा, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 10 बन गया और 110 पीछे है ही। यानी इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 140 होगा। देखने में क्वेश्चन बड़ा सरल और बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन इस पॉइंटों का ध्यान नहीं रखे तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना रखता है। और आपके आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन काफी फेवरेट भी रहते हैं, तो इन बातों का पूरा ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% का 25% किसके बराबर है? 25% का 25%, 25% का 25% किसके बराबर है? चलो कर दीजिएगा, 25% का 25% किसके बराबर है? चाहो तो आप इसको काट के हल कर सकते हो, नहीं तो 25 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा? 625। 625 वैसे ऑप्शन में सारे यूं ही पड़े हैं, और नीचे 100 इंटू 100 किया तो 10,000, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, तो 5 2 6 0.0625 0.0625। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत उम्र 18 वर्ष थी, अब सी उनके साथ जुड़ने पर उनकी औसत उम्र 22 वर्ष हो जाती है, तो अभी सी की उम्र कितनी है? देखो, यहां बात हो रही है 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले अपन पता कर लेते हैं ए और बी की कुल आयु थी कितनी 3 वर्ष पहले? तो 18, कितने जने हैं? 2, तो 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 36। चलो ठीक है, 36। अब कितनी हो गई? 3 वर्ष बीत चुके हैं, अब 3 वर्ष बीत चुके हैं, तो अब ए और बी की कुल आयु कितनी हो चुकी है? ए और बी की, यानी अब वर्तमान में कितनी हो चुकी है? तो आप देखोगे 36 ये है, और 36 के साथ कितना प्लस होगा? 3 वर्ष बाद 2 कैंडिडेट है, यानी प्लस 6। वर्तमान में इनकी जो उम्र हो चुकी है वो 42 हो चुकी है। ए और बी की उम्र कितनी हो चुकी है? 42। लेकिन यहाँ कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की उम्र, औसत उम्र कितनी है? 22। 22 इंटू 3 किया, 22 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 67। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई आपके सामने। ए और बी की 3 साल पहले औसत उम्र 18 थी, तो टोटल उम्र कितनी हो गई? 36। फिर कह रहा है कि अब सी उसके साथ जुड़ गया, सी अब जुड़ा 3 साल बाद,
तो वो दोनों ही 3-3 साल बड़े हो गए, 6 साल उम्र उनकी बढ़ गई। तो कुल मिला के वर्तमान में ए और बी की तो टोटल आयु कितनी है, 42 है, और ए बी सी तीनों की टोटल आयु कितनी है, 66 है। इसका मतलब दोनों की 42 है, तीनों की 66 है। तो सी की आयु कितनी होगी भाई, सी की आयु कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों की आयु में से जब ए प्लस बी की आयु घटा देंगे तो सी की आयु आ जाएगी। तो तीनों की कितनी है, 66। 66 माइनस जब 42 आप करोगे तो कितना बच जाएगा शेष, 4 और 2 यानी 24 वर्ष। सी की वर्तमान आयु कितनी है, 24 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 980 है तो छोटी संख्या, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 980 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करोगे तो और बेस्ट रहेगा। यानी दो लगातार संख्या है, आप सोचिए बाई ऑप्शन, यदि 34 लेंगे तो 34 और 35 हो सकता है, 44 और 45 हो सकता है। दो लगातार ऐसी संख्या लीजिएगा, 34 और 35 ले लीजिएगा, नहीं तो 44 और 45 लीजिएगा। यदि आप इसको विधि से करना चाहोगे तो पहली संख्या को आप x मानोगे, दूसरी संख्या को आप x प्लस 1 मानोगे, फिर आप लिखोगे 1980 इसके बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1980 बराबर 0 करोगे, शून्य निकालोगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। फिर श्रीधर आचार्य के सूत्र के माध्यम से इसके शून्य निकालने पड़ेंगे, फिर संख्या अपने सामने निकलेगी। तो इससे आप सीधा बाई ऑप्शनल कर सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे 34 लो, यानी मैंने लिया 44 इंटू 45, 44 इंटू 45। इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करोगे तो और सहूलियत रहेगी आपकी। 4 पंजा 20, आंचिल गई 2, 4 पंजा 20, 20 2 कितने हो गए 22, 416, 16 ने कितने हो गए 17, 0 8 9 और 1 1980, यानी 44 और 45। इसने पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 44 होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 44 होगा। क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हो कैसे, आप सीधा 40 का सोचिए, 40 इंटू 40 करेंगे तो 1600 होगा, इसका मतलब 40 से बड़ी है। यहाँ अपन सोचें तो 34, 40 और 40 को गुणा करते हैं तब भी कितना होता है, 1600 होता है। इसका मतलब संख्याएं 40 से बड़ी है। तो अपन ने 44 को उठाया, 44 और 45 को गुणा किया तो अपने सामने आंसर आ चुका है। चलिएगा 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना है तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है। आप चाहो बाई ऑप्शन, आप चाहो तो किसी भी तरीके से कर लेते हैं। चलो मान लीजिएगा क्या कह रहा है, आदमी की 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष पहले, तो अपन मान सकते हैं माना व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु x मान सकते हैं। वर्तमान आयु क्या मान ली, x। तो 15 साल पहले की तथा 15 साल बाद, यानी x माइनस 15, यानी वर्तमान में x वर्ष का है, 15 साल पहले वर्तमान से 15 कम। और अब आगे कह रहा है 15 वर्ष बाद की, तो वर्तमान में x का है, 15 साल बाद x प्लस। तो क्या हो जाएगा, पहले की जो 15 साल पहले की उम्र है उसकी 4 गुना हो जाएगी। यानी पहले यदि 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4। इस रेशियो में आ जाएगा। अब आप सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा 4x माइनस 60 बराबर x प्लस 15। x को इधर लाओगे तो 3x और 15 इधर ही रहेगा, 60 प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ गया 75। x का मान निकालोगे तो 75 बट्टा 3, 75 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष। कितना आ जाएगा 25 वर्ष आ जाएगा। तो अपन ने पूरी मेथड से कर लिया 25 वर्ष। आप चाहे बाई ऑप्शन करते हैं तो भी हो जाता। आप सोचते हैं कि वर्तमान में 10 वर्ष का है, 15 वर्ष पहले हो ही नहीं सकता, जन्म ही नहीं हुआ, छोड़ो का नहीं। अब 20 वर्ष का होता तो आज से 15 साल पहले कितने का होता, 5 का, और 15 साल बाद कितने का होगा था, 35 का। ये इसका 4 गुना है ही नहीं। और वर्तमान में यदि 25 का है, आज से 15 साल पहले का कितना था, 10 का, और 15 साल बाद कितने का होगा, 40 का। तो बिल्कुल इसका 4 गुना है। बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और चाहो तो बाई मेथड भी कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5% की हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। यदि उसने इसे 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे
5% का लाभ होता तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। मानो क्रय मूल्य 100 था, पहले वो बंदा क्या करता था, पहले वो बंदा उसने 5% हानि पर बेचा, यानी पहले वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा था, पहले वो उस वस्तु को 95% में बेच रहा था। अब वो सोच रहा है कि यदि मैं 80 रुपए अधिक में बेचता, 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 5% का क्या होता, 5% का लाभ होता। यानी रुपए तो अधिक कितने हुए, परसेंटेज में तो अधिक हुए 10 और रुपए कितने बढ़े 80, यानी 10% का मान कितना है 80। उसने सिर्फ उस वस्तु के ऊपर 80 रुपए ज्यादा लिए, पहले 5% का घाटा हो रहा था, अब 5% का नफा हो रहा है। पहले 100 वाली 95 में बिक रही थी और 80 रुपए जैसे ही ज्यादा बेचे तो अब 105% में बिकना प्रारंभ हो गई, यानी 10% 80 के बराबर है। पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए यानी 80/10, क्रय मूल्य 100%, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना रुपए हो जाएगा 80 × 10 यानी 800। कितना हो जाएगा 800 रुपए। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। कितना रुपए 800 रुपए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए। माना x जोड़ा जाए, माना x जोड़ा जाए, माना x जोड़ा जाए तो 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात क्या बन जाए, 5:6 बन जाए। भाई ऑप्शन करो तो भी हो सकता है, संभवत है, और आप सीधा यानी 3:5 और प्रत्येक के अंदर क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए तो क्या बन जाए 5:6 बन जाए, 5:6 बन जाए। यानी 18 प्लस 6x बराबर 25 प्लस 5x। x को इधर लाए तो 6x - 5x, 25 इधर ही रह गया और 18 को इधर ले आए। 1x बराबर 25 में से 18 गया, 25 में से जब 18 जाएगा तो x का मान कितना आ गया, x का मान 7 आ गया। यानी 7 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, प्रत्येक में 7 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। यानी आप देखिए, मानो 3 था, 3 में 7 जोड़ा 10 बन गए, और 5 थे, 5 में 7 जोड़ा तो 12 बन गए। इनको काटा तो 5:6। भाई ऑप्शन भी हो सकता है, कोई ज्यादा ऐसा इश्यू नहीं है। भाई मेथड करो चाहे भाई ऑप्शन कीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया जाता है, पुनः घटे हुए मूल्य को 30% और घटा दिया जाता है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल देखिएगा क्या कर रहा है। माना 100 रुपए की वस्तु थी, उसके ऊपर उसने क्या किया, पहले 20 रुपए घटा दिया यानी उसको 80 में बेचा, पुनः और 30 रुपए घटा दिया यानी उसको कितने में बेचा, 70 में बेचा। अब पता करते हैं वस्तु कितने में बिक रही है, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि टोटल मूल्य घटा कितना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 8 हाथा कितने हो गए, 8 हाथा 56। 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है, 56 रुपए में, तो कितना प्रतिशत की टोटल छूट हो गई, तो 44। ये सिर्फ भाषा सेंस की गई है, बाकी ये छूट का क्वेश्चन है। इसने पूछा है टोटल कितना प्रतिशत कम होगा, पहले 20% घटाया, फिर 30 घटाया, तो 100 वाली 56 में बिकी, तो टोटल छूट कितनी बनी, टोटल छूट जो बनी वो 44% बनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपने ए ऑप्शन होगा। यदि किसी कार्य को पूरा करने में 12 कामगार 4 घंटे का समय लेते हैं, तो 15 कामगार उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। यानी सीधा सा फॉर्मूला है, बिल्कुल M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। तो देखिए क्या कह रहा है, 12 आदमी 4 घंटे, यानी दिन दे रखा नहीं है, काम सेम है तो काम लिखने की जरूरत नहीं। अब कह रहा है 15 आदमी कितने घंटे में काम करेंगे, माना H2 घंटे में काम करेंगे। जब H2 का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, 12 × 4 और 15 यहां जाएगा। अब आप कीजिएगा तो कितने हुए, 12 चौक 48, 48 बट्टे 15। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, ऑप्शन
यानी इसको मिनटों में तब्दील करना है। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। तो किससे गुणा कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। 15 का भाग कितनी बार चला गया? 4 बार। गुणा करोगे 8 चौक 32, 4 सौ 16 और 16 3 19, यानी 192 मिनट। 192 मिनट को पुनः घंटों में बदलोगे, 192 मिनट को पुनः आप जब घंटों में बदलोगे तो क्या आएगा? यानी 60 यानी 3 घंटे पूरे, 3 घंटे और 12 मिनट। 192 मिनट को जब आप पुनः घंटों में तब्दील करोगे, 192 मिनट है, इसको पुनः आप बदलोगे तो 3 घंटे 12 मिनट इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। 3 घंटे और 12 मिनट। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही एक ट्रेन 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? अब देखो ट्रेन की चाल दे रखी है कितनी? ट्रेन की चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। समय दे रखा है कितना? समय दे रखा है 30 सेकंड। समय दे रखा है 30 सेकंड। और जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल जो दूरी होती है वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की होती है। तो कुल दूरी कितनी बन जाएगी? तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की तो दे रखी है कितनी? 600। कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है। 600 प्लस ट्रेन की लंबाई अपन मान लेते हैं, माना ट्रेन x है, यानी माना ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली, माना ट्रेन x मीटर लंबी है। तो अब कीजिएगा क्या होगा? दूरी बटा समय करोगे तो चाल आ जाएगा। तो ये दूरी बटा समय बराबर क्या आ गई? चाल। तो 600 प्लस x, 30 भाग में इधर जाके गुणा में जाएगा तो किस में आ जाएगा? 30 इंटू 30 900। x का मान निकालना है, 900 माइनस 600 यानी कितनी आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 300 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी 300 मीटर रहेगा।